गया। वहीं अरमान तो उन लोगों को बस घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था। इस तरह की सिचुएशन उसने कभी फेस नहीं की थी, स्पेशली किसी लड़की को लेकर। तो वो आज तक मॉल आया ही नहीं था। वो मन ही मन बोला, पता नहीं आज मैं किसकी शक्ल देखकर उठा हूं। आज कितना बेकार दिन गुजर रहा है। इन लोगों ने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया है। अब सारा काम रात में करना होगा। ऊपर से ये लड़की कितनी ज्यादा इरिटेटिंग है। और तो और ये लोग इस लड़की से इतना प्यार से कैसे बात कर सकते हैं। अरमान ने बड़बड़ाते हुए आगे कहा, जरूर ये लड़की कुछ प्लान करके यहाँ आई है, वरना जिससे मेरी शादी तय हुई थी उस लड़की का मंडप से भाग जाना और इस लड़की का इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कर जाना, ये बात मेरे समझ से बाहर है। अरमान ने पहले ही आस्था की डिटेल निकलवाने के लिए देव को लगा रखा था, और प्रियंका घर से क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, उनकी पूरी डिटेल भी पता लगवा ली थी। इतना ही नहीं, उसने प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड को शहर के एक होटल से अपने आदमियों को भेजकर किडनैप करवा लिया था, और इस वक्त वो दोनों उसकी गिरफ्त में थे। इसीलिए जल्द से जल्द अरमान शॉपिंग वाला काम खत्म करने के बाद सीधा प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहता था। अरमान प्रियंका के बारे में सोचते हुए एक बार फिर आस्था को नफरत से देखने लगा और बोला, आज उनसे मिलकर इस बात का पता चल जाएगा कि आस्था का इस केस में कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वैसे ये तो सोचने वाली बात है कि प्रियंका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने अरमान सिंघानिया को शादी से मना किया और शादी के मंडप से भाग गई। इस समय अरमान को प्रियंका और उसकी हिम्मत पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो जल्द ही उससे सारी बातें पता करना चाहता था। धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था। अब अरमान को 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लग रहा था। इसीलिए उसने उन चारों को देखकर कहा, अगर तुम चारों को यहीं इसी जगह खड़े होकर पूरा मॉल देखना है तो मुबारक हो। तुम सब मॉल देख चुके हो, तो अब हम यहाँ से वापस भी चल सकते हैं। वो चारों एक साथ बोले, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो बस ऐसे ही खड़े हैं। वहां ऊपर 2nd फ्लोर पर कपड़ों का एरिया है, चलिए वहीं चलते हैं। ऐसा कहकर जल्दी ही वो सब एस्केलेटर के पास आ गए। अचानक ही अपने सामने एस्केलेटर देखकर आस्था चौंक गई, क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी मामी के साथ एस्केलेटर पर गई थी और तब उसे काफी ज्यादा डर लगा था। और अब एक बार फिर एस्केलेटर देखकर उसका गला सूखने लगा। वो घबराते हुए बोली, मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मुझसे इस पर चढ़ा नहीं जाएगा। और पिछली बार भी जब मैं मामी के साथ यहाँ आई थी तो मामी मेरा हाथ थामकर मुझे एस्केलेटर से ले गई थी। इधर सबसे पहले अरमान, फिर बाकी चारों एस्केलेटर पर खड़े हो गए और आस्था उन सबके पीछे रह गई। आस्था को छोड़कर बाकी सभी एस्केलेटर से सीधा ऊपर पहुंच गए। किसी ने भी पीछे मुड़कर आस्था की ओर नहीं देखा, क्योंकि वो चारों देव के साथ बातें करने में बिजी हो गए थे। अरमान सबसे आगे जा रहा था। उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़े हुए आईपैड पर था, क्योंकि वो अपनी मीटिंग्स की डिटेल्स चेक कर रहा था, क्योंकि आज अरमान की पेरिस के क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होनी थी। तो वो बस उसी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स चेक कर रहा था। तभी अरमान बोला, वो सामने कपड़ों का स्टोर है, फटाफट से जो भी कपड़े उस लड़की को चाहिए उसे सब दिला दो। ध्रुव ने भी हामी भरी और बोला, अच्छा भाभी, आप कौन से कपड़े लेंगी? ये कहते हुए ध्रुव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आस्था उसे कहीं नहीं दिखी। ध्रुव हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और फिर अरमान की ओर देखकर घबराते हुए बोला, भाई भाभी कहाँ है? भाभी तो यहाँ है ही नहीं। क्या आस्था
मौका देखकर यहाँ से भाग गई है या मलाइका के चंगुल में फंस गई है। सभी पीछे मुड़कर आस्था को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी अरमान की नजर एस्केलेटर के नीचे खड़ी हुई आस्था पर पड़ी, जो हिचकिचाते हुए एस्केलेटर पर अपने पैर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे वो बार बार अपने कदम पीछे ले रही थी। अरमान ने जैसे ही ये देखा, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो इरिटेट होकर बोला, आखिर कोई लड़की इतनी ज्यादा इरिटेटिंग कैसे हो सकती है? ये सब क्या बकवास हो रहा है? अरमान अपने सिर को सहलाते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। अरमान को ये करते हुए देखकर उन पांचों के शरीर में सनसनी दौड़ गई। अगले ही पल उन्होंने अरमान की नजरों का पीछा किया और जैसे ही उनकी नजर आस्था पर पड़ी, जो कि उस वक्त एस्केलेटर से ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो वो पांचों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और साथ ही उन्हें ये सोचकर डर भी लग रहा था कि अब क्या होगा। तभी ध्रुव कहने लगा, भाभी तो नीचे है, हमने ये क्यों नहीं सोचा कि भाभी के लिए ये शहर नया है? हमें इस तरह से भाभी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं जाता हूँ, भाभी को यहाँ लेकर आता हूँ। ये कहते हुए उसकी नजर अरमान पर पड़ी। तब उसने जल्दी से कहा, भाई मुझे लगता है कि आपको जाकर भाभी की मदद करनी चाहिए, और अगर आप भाभी की मदद करेंगे तो हो सकता है दादाजी आपसे खुश हो जाएं। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और आहान की तरफ देखकर ऑर्डर देते हुए बोला, तुम जाओ, जाकर उस लड़की को ऊपर लेकर आओ। सिली गर्ल, इसे एस्केलेटर पर कैसे चढ़ते हैं ये भी नहीं आता। लेकिन अगले ही पल ध्रुव ने आहान को इशारों से मना कर दिया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि अरमान ही उसे लेने के लिए जाए। आहान ने अरमान की बात सुनने के बाद तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया और नाटक करते हुए बोला, भाई मेरा तो पेट बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे वॉशरूम यूज करने की जरूरत है। सॉरी भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कहकर आहान बिना अरमान की ओर देखे और उसकी कोई बात सुने वहां से भाग गया। उसने मन ही मन कहा, अगर अभी अरमान भाई की तरफ देखूंगा तो भाई की आग उगलती नजरों का सामना करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ से वापस नहीं जा पाऊंगा। वहां से निकलकर वो सीधा बाथरूम में घुस गया। अब अरमान आकाश और सुमित से तो कह नहीं सकता था और देव भी तुरंत मॉल के दूसरे हिस्सों को देखने लगा। तो अरमान समझ गया कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाने वाले थे। अरमान को उन सब पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसे इस वक्त काफी लेट हो रहा था, इसीलिए वो और देरी नहीं करना चाहता था। अब बिना किसी देरी के अरमान आस्था के पास वापस नीचे पहुंच चुका था। आस्था ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके ठीक पीछे अरमान सिंघानिया आकर खड़ा हो गया था। तभी अरमान ने तुरंत उसके बाजू को कसकर पकड़ लिया और नफरत से बोला, क्या तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हो सकता है? क्या तुम खुद से चढ़कर ऊपर भी नहीं आ सकती हो? कौन सी दुनिया से आई हो तुम? आहान, जो कि बाथरूम में गया था, अरमान के नीचे जाते ही वो भी तुरंत आकर वहां खड़ा हो गया था, क्योंकि वो ये सीन मिस नहीं करना चाहता था। और ध्रुव और आहान दोनों ने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था, ताकि वो दादाजी को दिखा सकें और दादाजी के गुड बुक में अपने नंबर बढ़वा सकें। अरमान की बात सुनकर आस्था ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए, क्योंकि वाकई वो इस समय काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो मन ही मन बोली, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बचपन से लेकर आज तक मैं गांव में ही पली बढ़ी हूँ, इस तरह से कभी भी शहर में नहीं आई। आस्था ये सोच ही रही थी कि तभी अरमान ने कड़े लहजे में उसे धमकाते हुए कहा, अब बेवकूफों की तरह यहाँ पर रोना मत, समझी तुम? ऐसा कहकर जल्दी ही अरमान ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और दोनों एक साथ एस्केलेटर पर जाकर खड़े हो गए। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी। उसने जल्दी से घबराते हुए अरमान को पकड़ लिया और अपनी दोनों आंखों को अच्छी तरह से बंद कर लिया। आस्था को ऐसा करते हुए देखकर एक पल को अरमान उसमें खो सा गया, क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आस्था का बिना मेकअप का एकदम बेदाग चेहरा अरमान को बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। आस्था ने अपनी घनी पलकें बंद कर रखी थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इस वक्त अरमान उसके कितने करीब था। अरमान उसे कितनी ही देर तक देखता रहा। अरमान को एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो दोनों ऊपर पहुंच गए।
तब अचानक ध्रुव की चहकती हुई आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। अरे भाभी, संभल कर संभल कर। ध्रुव देख चुका था कि अरमान इस वक्त आस्था की खूबसूरती में खोया हुआ था, इसीलिए उसने अरमान को आवाज दी। अब जैसे ही ध्रुव की आवाज उसके कानों में सुनाई दी, अरमान तुरंत अपनी हसीन ख्वाब से बाहर आया और एक नजर आस्था को देखने के बाद जल्दी ही वो दोनों एस्केलेटर से उतर गए। तब जाकर आस्था ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने देखा कि अभी तक उसने अरमान के कोट को पकड़ा हुआ था, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। तभी ध्रुव ने पूछा, भाभी आप ठीक तो हो ना? आस्था ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी ही वो लोग कपड़ों के एरिया में चले गए। जैसे ही आस्था वहां पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आस्था ने मन में कहा, इतने सारे कपड़ों में मैं अपने लिए कुछ कपड़े कैसे पसंद करूंगी? वहां पर सारे एक से एक महंगे और ब्रांडेड कपड़े थे। ज्यादातर कपड़े छोटे थे, लेकिन जिस तरह के कपड़े आस्था पहनती थी, वो कपड़े तो आस्था को दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अब तो आस्था की हालत खराब होने लगी और उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। वो सोचने लगी, अब हम यहाँ क्या करें? यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कपड़े के गोदाम में आ गए हैं। इतने सारे कपड़े, वो भी इतने छोटे छोटे से। हम ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं? आस्था मन ही मन ये बातें सोच रही थी। तभी एक सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए आस्था के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैम आप न्यूली मैरिड है ना? आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए, आपके फियांसे को ये ड्रेस आप पर अच्छा लगेगा। सेल्स गर्ल ने एक लाल रंग की ऑफ शोल्डर वन पीस आस्था की ओर बढ़ा दी। आस्था ने जैसे ही उस ड्रेस को देखा, वो चौंक गई। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, ये तो बहुत छोटी है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। सेल्स गर्ल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने अपने प्रोफेशनल लहजे में आगे कहा, मैम ये लेटेस्ट ट्रेंड है, ट्रस्ट मी, ये आप पर बहुत सुंदर लगेगा। आस्था ने घबराते हुए एक नजर अरमान की ओर डाली। अरमान बस ठंडे चेहरे से मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाए खड़ा था, पर उसके माथे की नसें हल्की हल्की उभर रही थी। उसके कानों में सेल्स गर्ल और आस्था की बातें घूम रही थी, जिस वजह से उसकी इरिटेशन बढ़ने लगी। वो ऑर्डर देते हुए बोला, तुम्हें जो भी लेना है जल्दी डिसाइड करो, मुझे और भी काम है। अरमान की बात सुनकर आस्था ने जल्दी से दूसरी तरफ जाकर एक और ड्रेस उठाई। इस बार वो ड्रेस एक हल्की गोल्डन गाउन थी। उसने घबराते हुए कहा, शायद ये ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने ड्रेस को अपनी बॉडी के सामने रखा, वो एक पल के लिए खुद को शीशे में देखकर हड़बड़ा गई। उसने मायूस होकर कहा, ये तो इतनी चमकीली ड्रेस है, जिसे पहनकर ये लगेगा जैसे मैं किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने जा रही हूँ। इसे पहनकर तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती। आस्था ने जल्दी से एक सिंपल सूट की तलाश में अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाईं, लेकिन वहां सब मॉडर्न वेस्टर्न आउटफिट्स ही थे। अब तो उसके गले में अजीब सी कसक महसूस होने लगी, आंखें नम होने लगी। तभी अरमान आस्था को घूरते हुए आया और ताना मारते हुए बोला, इतना टाइम वो भी एक कपड़ा चुनने में लग रहा है, सीरियसली? तभी अचानक अरमान ने एक रैंडम ड्रेस उठाकर आस्था की ओर बढ़ा दी और कहने लगा, जाओ सबसे पहले जाकर ये कपड़े चेंज करके आओ। अब क्या करेगी आस्था? और अरमान ने आस्था के लिए कोई सूटेबल कपड़ा पसंद किया है या अनकंफर्टेबल? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सी डोरी थी और इसके अलावा उसमें कोई बाजू भी नहीं था। आस्था कभी एक नजर अरमान को देखती तो कभी उन कपड़ों को देखती। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर बाकी सबको देखने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि आकाश और सुमित एक जगह खड़े होकर अपने लिए कुछ शर्ट देख रहे थे। वहीं ध्रुव और आहान जानबूझकर सेल्स गर्ल्स को परेशान कर रहे थे। कभी उन्हें किसी चीज को दिखाने के लिए कह रहे थे तो कभी किसी और चीज को।
वहीं देव एक जगह लैपटॉप लेकर वहीं पर बैठ गया था और अरमान का काम करने लगा था। वहीं अरमान भी अपने आईपैड में अपने काम में बिजी था। अब आस्था बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी और मन में बोली, अब मैं क्या करूं? किससे अपनी परेशानी शेयर करूं? मैंने तो कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने हैं। इनफैक्ट उसने तो आज तक इस तरह के कपड़े देखे भी पहली बार थे। उसके गांव में सभी सलवार सूट या अनारकली सूट या पैजामा सूट ऐसे कपड़े पहनते थे। औरतें साड़ियां पहना करती थी, लेकिन इस तरह के कपड़े जिनमें केवल बाजू के नाम पर हल्की बारीक सी डोरी थी, वो कोई नहीं पहनता था। आस्था ने थोड़ी सी हिम्मत करके अरमान से कहने की कोशिश की, लेकिन अरमान जी, ये कपड़े। अरमान ने बिना आस्था की ओर देखे जवाब दिया, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या तुम जानबूझकर मेरा सारा दिन बर्बाद करना चाहती हो? फिर अरमान ने घूरते हुए आस्था को देखा और बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम जरूर किसी न किसी प्लान की वजह से मेरी जिंदगी में आई हो, लेकिन याद रखना, अरमान सिंघानिया को जब भी तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब जितना कह रहा हूं उतना करो। जाकर फटाफट से कपड़े चेंज करो। वैसे भी अपने इस गंदे कपड़ों की वजह से तुमने पहले ही काफी ड्रामा कर लिया है। अरमान फिर से अपनी आईपैड स्क्रीन को देखने लगा। आस्था अरमान की बातें सुनकर इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी गलती क्या थी और उसने ऐसा क्या किया था जो अरमान उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा था। आस्था के पास इस ड्रेस को पहनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने बेबस होकर ड्रेस को उठा लिया और फिर चेंजिंग रूम किस तरफ है ये देखने की कोशिश करने लगी। आस्था जब प्रियंका और उसकी मामी के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी, तब प्रियंका ने कई लहंगे ट्राई किए थे जो वो शादी में पहनने वाली थी। इसीलिए उसे पता था कि चेंजिंग रूम वगैरह में जाकर कपड़े चेंज करते हैं। क्योंकि आस्था अब कोई भी बात बोलकर अरमान को एम्बैरेस्ड फील नहीं करवाना चाहती थी, आस्था सोचने लगी, शायद अरमान जी ठीक कह रहे हैं। मेरी वजह से अरमान जी की काफी बेइज्जती हो रही है। वो इतने अमीर आदमी हैं और उनकी बीवी बिल्कुल गंवार है। मुझे किसी भी चीज की कोई नॉलेज ही नहीं है। जल्दी ही आस्था को लेडीज चेंजिंग रूम का साइन बोर्ड दिखाई दिया और वो ड्रेस लेकर उस ओर चली गई। आस्था ने जल्दी से कपड़े चेंज करना शुरू कर दिया। उसने ड्रेस और ट्राउजर पहन ली, ऊपर से बारीक सी डोरी की टॉप भी पहन ली। वो टॉप आस्था की कमर तक ही आ रही थी। आस्था को अपनी थाई से नीचे का हिस्सा काफी ज्यादा खाली और वियर्ड लगने लगा, क्योंकि आस्था कोई भी सूट घुटनों से नीचे तक का पहना करती थी और अनारकली सूट तो उसका पूरे नीचे पंजों तक हुआ करता था। आस्था को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वैसे वो उन कपड़ों में स्टाइलिश, मॉडर्न और ब्यूटीफुल लग रही थी। आस्था को लगा कि वो इन कपड़ों में बाहर नहीं जा पाएगी, इसीलिए उसने ऊपर से अपना दुपट्टा ले लिया और उस दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने हाथों पर, अपनी चेस्ट और कमर पर लपेट लिया और दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर जाने को हुई, अचानक से उसे लगा कि मानो बाहर से दरवाजा बंद हो। तो उसने खुद से कहा, शायद ये दरवाजा अटक गया है। ये सोचते हुए आस्था ने दोबारा से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा चर की आवाज करते ही खुल गया। आस्था धीरे से बाहर निकली, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े दो अनजान लड़कों पर पड़ी जो वहीं ट्रायल रूम के बाहर थे। आस्था वापस अंदर आई और झट से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने घबराते हुए कहा, अरमान जी कहाँ चले गए? और यहाँ तो अनजान लड़के खड़े हैं। मैं इन कपड़ों में बाहर कैसे जाऊं? तभी मलाइका अपनी नुकीले हील्स की टक टक के साथ चेंजिंग रूम के बाहर आ गई। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में वही जहर भरी चमक नजर आ रही थी। वो धीरे से पास खड़ी सेल्स गर्ल के पास झुककर फुसफुसाई, याद है ना मैंने क्या कहा था? बस 20 मिनट के लिए अपना काम कर दो। जब अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो खुद दरवाजा पीटने लगेगी। सेल्स गर्ल ने डरते हुए कहा, लेकिन मैम अगर पकड़ी गई तो? मलाइका धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो,
मैंने सब देख लिया है, यहाँ कोई नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 20 मिनट के बाद बस ताला हटा देना। सेल्स गर्ल ने हामी में अपना सिर हिलाया और धीरे से चेंजिंग रूम का दरवाजा बाहर से क्लिक करके बंद कर दिया। मलाइका वहां से कुछ कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई और सेल्स गर्ल ने अपनी चारों तरफ देखते हुए चेंजिंग रूम के बाहर ताला लगा दिया। ये नजारा देखकर मलाइका के होंठों पर ठंडी मुस्कुराहट फैल गई। अब देखती हूँ जब रोशनी और हवा दोनों बंद हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है, मिस सीधी साधी बीवी। ये कहते हुए मलाइका ने ट्रायल रूम की लाइट ऑफ कर दी और वहां से निकल गई। अंदर जैसे ही लाइट बंद हुई, आस्था घबराहट से दरवाजा खोलने लगी, लेकिन वो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आस्था की घबराहट बढ़ने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, कोई है प्लीज दरवाजा खोलिए। लेकिन कुछ मिनट तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब डरकर आस्था ने जोर से दरवाजा पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलिए प्लीज, हम अंदर रह गए हैं, कोई है, दरवाजा खोलिए प्लीज। आस्था अंदर थी और बाहर थोड़ी सी ही दूरी पर एक सेल्स गर्ल के साथ खड़ी हुई मलाइका मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसी ने सेल्स गर्ल को आस्था की चेंजिंग रूम के बाहर का दरवाजा बंद करने को कहा था। मलाइका हंसते हुए बोली, अब देखती हूँ लड़की, अंदर जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो तुम सांस कैसे लोगी। सेल्स गर्ल को ये काम करने की अच्छी खासी कीमत मिल गई थी, इसीलिए वो बहुत खुश भी थी। जब से आस्था अरमान के साथ मॉल में आई थी, तभी से वो मलाइका की आंखों में खटक रही थी। और जब एस्केलेटर से अरमान ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने में मदद की, तो ये बात मलाइका की आंखों में चुभ गई थी। फिर अरमान का अपनी पसंद के कपड़े उठाकर आस्था को देना, ये देख उसे काफी गुस्सा आ गया था। जल्दी ही उसने एक सेल्स गर्ल को अपने प्लान में शामिल करके आस्था को टारगेट किया था। अपने प्लान को अंजाम देने के बाद मलाइका ने नफरत से कहा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है अरमान सिंघानिया, और आज ये बात इस लड़की को भी समझ आ जाएगी। वहीं अरमान पूरी तरह से अपने काम में बिजी था। एक पल को भी उसने अपनी नजरें अपनी आईपैड पर से नहीं हटाई थी। फिर वो देव के पास आ गया। देव अपने सामने बॉस को देखकर हैरान हो गया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि उस वक्त देव भी अरमान का दिया हुआ काम ही कर रहा था। अरमान ने उसकी ओर देखकर पूछा, जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो हो गया? सारी मीटिंग की तैयारी हो गई? सारे पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लिए? अरमान पेरिस वाली मीटिंग खुद हैंडल कर रहा था, लेकिन जापान वाली मीटिंग की डिटेल्स उसने देव को चेक करने के लिए दिए थे, ताकि देव के साथ देने से उसके दोनों काम एक साथ हो जाएं। क्योंकि आज अरमान की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थीं, जो यहाँ आस्था के साथ आने से कैंसिल होते होते बची थी। देव ने हामी भरते हुए कहा, सारी तैयारी हो गई है सर, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अरमान जल्दी से लैपटॉप में देखने लगा, क्योंकि उसे फटाफट अपने सारे काम कंप्लीट करने थे। उसे आस्था का ख्याल ही नहीं रहा कि उसने आस्था को चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए भेजा था, क्योंकि जब भी अरमान अपना काम करता था, उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसका कोई होश ही नहीं रहता था। वो तो बस उस वक्त पूरी तरह से काम में खो जाया करता था। देव बस सीधे एक तरफ झुककर खड़ा हुआ था। वो हमेशा ही अरमान के कैबिन में घंटों खड़ा रहता था। वहीं दूसरी ओर चारों दोस्त अपनी शॉपिंग 1 से 1.5 घंटे के बाद पूरी कंप्लीट करके अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स लेकर मुस्कुराते हुए अरमान के पास आने लगे। लेकिन सामने का नजारा देखकर आहान और सुमित के होश उड़ गए। आहान ने कहा, ये क्या है? क्या देख लिया था सुमित और आहान ने, जिसके बाद उसके होश उड़ गए? क्या आस्था इतने घंटों तक उस अंधेरे ट्रायल रूम में रहकर सर्वाइव कर पाएगी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। आहान अपनी जगह पर रुककर सामने का नजारा देखने लगा। पीछे से आता हुआ ध्रुव खुश होकर बोला, यार कुछ भी कहो,
आज भाभी की वजह से ही हम शॉपिंग करने तो निकले, वरना हमारा तो कई दिन बीत जाते हैं और हम एक साथ कहीं जा भी नहीं पाते, और डिजाइनर्स खुद ही घर पर कपड़े भिजवा देते हैं। लेकिन आज खुद से शॉपिंग करके मजा आ रहा है। चारों के लिए ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। वो जैसे ही अरमान के पास आए, अरमान को इस तरह से काम करता हुआ देखकर हैरान हो गए। तभी आहान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, गाइस वहां देखो। सबने एक तरफ देखा जहां कुछ लड़कियां अरमान को घूर घूर कर देख रही थीं और मुस्कुराकर आपस में बातें कर रही थीं। कुछ लड़कियां तो अरमान को पहचानने की कोशिश कर रही थीं कि आखिरकार उन्होंने उसे कहाँ देखा था, क्योंकि अरमान काफी कम इंटरव्यूज देता था और उसके बारे में काफी कम खबरें छपती थी। अरमान जो चाहता था बस वही न्यूज वो अपने बारे में रिलीज करवाता था, वरना अरमान से बिना पूछे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके बारे में किसी तरह की कोई खबर छाप दे। तभी आहान ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर पूछा, अरमान भाई यहाँ काम कर रहे हैं तो आस्था भाभी कहाँ है? कुछ देर तक वो लोग वहीं खड़े होकर अरमान के काम खत्म होने का इंतजार करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद ही आकाश ने कहा, अब अगर अरमान को आवाज नहीं देंगे तो काम करते हुए कहीं शाम ना हो जाए। आहान ने हाँ में सिर हिलाया और अरमान को आवाज लगाते हुए बोला, अरमान ब्रो। तब अरमान ने काम करते हुए ही उसकी ओर एक नजर उठाकर देखा और बोला, हाँ बोलो क्या बात है? आहान ने सवाल किया। आस्था भाभी कहाँ है? जैसे ही आहान ने एकदम से आस्था का नाम लिया, बाकियों को एहसास हुआ कि आस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं अरमान के हाथ जो बड़ी ही तेजी से लैपटॉप पर चल रहे थे वो भी रुक गए और एक पल को अपनी नजरें लैपटॉप पर से हटाकर वो आहान की ओर देखते हुए बोला, आस्था कहाँ है? मतलब शॉपिंग कर रही होगी ना, जाकर वहां देखो, मुझे क्या पता वो कहाँ है। अरमान ने कैजुअल वे में ये जवाब दिया था। अरमान के चेहरे पर आस्था को लेकर लापरवाही साफ दिख रही थी। ध्रुव बड़बड़ाया, बीवी दिखाई नहीं दे रही है और ये जनाब लापरवाही से जवाब दे रहे हैं। क्या भाई के मन में आस्था भाभी के लिए जरा सी भी फिक्र नहीं है? आहान ने ताना मारते हुए कहा, हाँ बहुत परवाह है, तभी तो पिछले 1.5 घंटे से आस्था भाभी कहाँ है इन्हें ये भी नहीं पता है। सबके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन फिलहाल आस्था को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सोचते हुए वो चारों कपड़ों वाले एरिया में गए और वहां जाकर उन्होंने हर जगह आस्था को ढूंढना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वहां पर 1 से 2 सेल्स गर्ल खड़ी थी। उनसे भी उन्होंने पूछा, यहाँ पर जो लड़की शॉपिंग कर रही थी वो कहाँ है? लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें आस्था के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। अब तो चारों पूरी तरह से परेशान हो गए। देव भी आस्था को लेकर परेशान था, लेकिन अभी वो अरमान के पास से नहीं हट सकता था, क्योंकि अरमान देव का काम चेक कर रहा था और बीच में कहीं अरमान को कुछ समझ में नहीं आया और उस वक्त उसने देव को अपने पास नहीं पाया तो अरमान उस पर गुस्सा कर सकता था। तो इसलिए देव वहीं हाथ बांधकर खड़ा रहा, लेकिन मन ही मन उसे आस्था की फिक्र हो रही थी, पर वो जाहिर नहीं कर सकता था क्योंकि आस्था उसकी बहन जैसी थी। आस्था ने उसे पहली बार भाई कहकर पुकारा था। वो प्रे करते हुए बोला, आई होप कि वो ठीक हो। वहीं चारों ने हर तरफ देख लिया था, उन्हें आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी, तो अब वो सब हैरान परेशान हो गए। आकाश ने झल्लाते हुए कहा, यार ये अरमान ऐसा कैसे कर सकता है? उसने आस्था को शॉपिंग करने के लिए ऐसे कैसे कहीं पर छोड़ दिया, जबकि उसे ये बात पता है कि ये जगह उसके लिए नहीं है। सुमित ने भी बेबसी में हामी भरी। शायद हमने ही बेवकूफ़ी की है जो उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। अरे हमें लगा था कि कुछ पल वो दोनों साथ रहेंगे तो हो सकता है कि अरमान के मन में आस्था के लिए कोई फीलिंग्स जाग उठे, लेकिन यहाँ तो आस्था ही गायब है। तभी सुमित वहां से भागते हुए आया और बोला, मैंने हर जगह देख लिया है, लेकिन आस्था भाभी का कहीं कोई पता नहीं है। आखिर कहाँ जा सकती है वो? आस्था को ढूंढते हुए ध्रुव और आहान उसी चेंजिंग एरिया के पास से गुजरे जहां आस्था गई थी। मॉल के स्पीकर्स पर तेज म्यूजिक चल रहा था, लव टुनाइट, जिसकी बेस इतनी भारी थी कि जमीन तक हिल रही थी। उसी शोर में ध्रुव को लगा जैसे किसी ने
पास से ही उसे हल्की सी आवाज दी हो। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। वो पल भर रुका और अपने कानों में उंगलियां डालकर ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड म्यूजिक का साउंड बढ़ गया। ध्रुव को रुकते देखकर आहान ने उसका कंधा थपथपाते हुए पूछा, क्या हुआ? ध्रुव अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, मुझे लगा किसी ने आवाज दी, शायद मेरा वहम होगा। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे बंद दरवाजे के भीतर बेहोश आस्था अभी भी धीमी आवाज में बोल रही थी, कोई है? चेंजिंग रूम में आस्था आंखें बंद करके एक तरफ बैठी हुई थी। वो रूम चारों तरफ से बंद था, इसीलिए उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थीं। उस रूम में ज्यादा देर तक अगर कोई इंसान रह जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। आस्था को वहां बंद हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। वो अब आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। वहीं ध्रुव भागते हुए अरमान के पास जाकर खड़ा हो गया और सख्त लहजे में कहने लगा, अरमान भाई, हमने पूरा कपड़ों वाला एरिया देख लिया है, लेकिन हमें भाभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ध्रुव का सख्त लहजा और थोड़ी तेज आवाज सुनकर अब हैरान होने की बारी अरमान की थी। वो तुरंत खड़ा होकर ध्रुव की ओर देखने लगा। अरमान के इस तरह से देखने पर ध्रुव के शरीर में कपकपी शुरू हो गई, लेकिन उसने अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और एक बार फिर थोड़ा सा धीमे लेकिन कड़े शब्दों में बोला, भाई, आस्था भाभी मिसिंग है। अरमान मन ही मन सोचने लगा, अब ये आफत की पुड़िया कहाँ चली गई? अरमान ने बिना ध्रुव को कुछ कहे अपना लैपटॉप और आईपैड देव को दिया और कपड़ों वाले सेक्शन की ओर चला गया। वहां आकाश, सुमित और आहान पहले से ही मुंह लटकाए खड़े थे। उन्हें देखकर अरमान बड़बड़ाया, लगता है वाकई आफत की पुड़िया आस्था मिसिंग है। उसने तुरंत देव को इशारे से अपने पास बुलाया और ऑर्डर देते हुए बोला, देव, अपने सभी आदमियों को बोलो कि फटाफट से पूरे मॉल में फैल जाएं और पता करें कि वो लड़की कहाँ गई है। फिर वो आकाश, सुमित और बाकी सबकी तरफ मुड़कर ऑर्डर देते हुए बोला, और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर ढूंढो उसे, पता करो कहाँ गई है वो लड़की। याद रखना, अगर वो लड़की नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान की इस तरह की बातें सुनकर वो पांचों काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके थे। आहान नाखुश होकर बोला, अरे पहले खुद अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें गुमा दिया, और अब हम पर इस तरह से हुक्म चला रहा है जैसे सारी गलती हमारी ही है। लेकिन वो पांचों आस्था को ढूंढना चाहते थे, इसीलिए जल्द ही अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए। वो हर एक फ्लोर पर जाकर अच्छी तरह से चेक करने लगे। देव ने अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स को फोन कर दिया था और कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड्स वहां फैल गए, क्योंकि भले ही अरमान ने अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को दादाजी के साथ घर पर भेज दिया था, लेकिन अरमान की सेफ्टी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो इसीलिए वो दादाजी को घर छोड़ने के बाद पहले से ही मॉल के बाहर मौजूद थे। अरमान उसी कपड़ों के सेक्शन में एक जगह आराम से बैठ गया और झल्लाहट से बोला, आखिरकार वो लड़की यहाँ से कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे धमकाया, उस वजह से वो यहाँ से चली गई हो, या फिर उसे ये लगने लगा हो कि उसकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है, इसीलिए वो आफत की पुड़िया यहाँ से भाग गई। ये सोचते ही एक बार फिर अरमान को उससे नफरत होने लगी। वो बोला, तुम कहीं भी जाकर छुपो, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा, और अगर ये सच है कि किसी ने तुम्हें मेरी जिंदगी में किसी मिशन के लिए भेजा है, तो अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। क्या कोई आस्था की चीखें सुन पाएगा, या फिर मलाइका की ये साजिश एक ऐसी ट्रेजेडी में बदल जाएगी जिससे अरमान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। ये सोचते हुए अरमान का चेहरा खतरनाक लग रहा था। उसे लग रहा था कि आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अरमान सिंघानिया से पूछे बिना बैठ भी जाए। अरमान ने देव को बुलाया और ऑर्डर देते हुए कहा,
पूरा मॉल ब्लॉक कर दो। अब मेरी मर्जी के बगैर इस मॉल से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। देव फौरन वहां से निकल गया। तभी अरमान को अपने ऊपर किसी की गहरी नजरें महसूस होने लगी। जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा, वहां उसे कोई नजर नहीं आया। वहां मलाइका थी, जो अब तक एकटक अरमान को देख रही थी। वो अरमान को अपनी तरफ देखते हुए पाकर तुरंत किनारे छिप गई। वो तुरंत पीछे की तरफ छिप गई, जिसकी वजह से अरमान उसे देख नहीं पाया। मलाइका ने मन ही मन कहा, मुझे अब ज्यादा देर तक इस मॉल में नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी मैं उस लड़की को तो पहले ही ठिकाने लगा चुकी हूं। तो ये सोचते हुए मलाइका रैंडम कपड़े देखते हुए धीरे धीरे वहां से खिसकने लगी। लेकिन इससे पहले कि मलाइका मॉल से बाहर निकल पाती, ठीक उसी वक्त अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरे मॉल को ब्लॉक कर दिया। मॉल के वर्कर्स एक जगह जमा हो गए थे और कस्टमर्स को बहुत पोलाइटली हैंडल करने लगे। सर, मैडम, बस 5 मिनट के लिए आप सभी फर्स्ट फ्लोर पर चले जाइए। सब एक साथ नीचे हॉल में जमा हो गए और कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्यों हमें इस तरह से यहाँ इकट्ठा किया गया है? अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास बंदूकें थी, इसीलिए डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अरमान ने ऊपर सेकंड फ्लोर से ही नीचे खड़े हुए सारे लोगों को देखना शुरू कर दिया था, लेकिन उन सबके बीच आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो हैरान हो गया। अरमान मन में बोला, यहाँ तो मॉल का हर आदमी है, फिर वो लड़की क्यों नहीं है? आखिर वो कहाँ जा सकती है? अरमान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को मॉल के हर एरिया में चेक करने के लिए भेज दिया था। उसे डाउट था कि कहीं कोई रह तो नहीं गया। वहीं ये सब देखकर जैसे मलाइका खून का घूंट पी रही थी। जिस तरह से अरमान आस्था को ढूंढ रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो नफरत से सोचने लगी, आखिर ये लड़की है कौन जो अरमान उसे ढूंढने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया है। लेकिन सीधे तरीके से वो अरमान से कुछ नहीं कह सकती थी और ना ही आस्था के बारे में पूछ सकती थी। वो सिर्फ चुपके से उसका पता लगाना चाहती थी। लेकिन तभी उसे आस्था की याद आई और वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तो वो लड़की कुछ ही देर में मरने वाली होगी। वहीं दूसरी ओर आस्था को उस चेंजिंग रूम में कैद हुए 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका था। अब उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थीं, हल्की हल्की बंद हो रही थी। वो बुरी तरह से आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। सुमित, आकाश, ध्रुव और आहान सभी एक बार फिर अरमान के पास आ गए। अब चारों का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था। अरमान भी अब थोड़ा सा परेशान हो उठा था। अरमान मन ही मन बोला, अगर आस्था नहीं मिली तो दादाजी क्या सोचेंगे? क्या दादाजी मुझे कभी माफ कर पाएंगे? नहीं, मैं हर हाल में उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। उसकी वजह से मैं अपने दादाजी को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। ये सब सोचते हुए अरमान ने जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाया और बोला, इस एरिया और चेंजिंग रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ और लड़की जब मेरे साथ थी ठीक उसी वक्त की फुटेज चलाओ। अरमान ने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और उसे देखने का फैसला किया तो सेल्स गर्ल और मलाइका दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो सेल्स गर्ल पैसों के चक्कर में ये बात भूल चुकी थी कि मॉल के हर एक एरिया में, हर एक कैबिन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सेल्स गर्ल आस्था को बंद करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी। तभी उसकी नजर अरमान के गार्ड्स पर पड़ी, जिनके हाथों में बंदूकें थी। सभी एक से बढ़कर एक हथियार लिए हुए थे। सेल्स गर्ल मन में बोली, अगर मेरी सच्चाई सामने आ गई तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे? मुझे कौन सी सजा देंगे? सेल्स गर्ल अंदर तक कांपने लगी थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने सोचा था कि आस्था एक मामूली सी लड़की थी, जिसे मलाइका अपनी किसी पर्सनल रीजन की वजह से कमरे में बंद करवाना चाहती थी। वो अपनी नजरों से मलाइका को ढूंढने की कोशिश करने लगी। ये देखकर मलाइका ने जल्दी से अपने चेहरे को कवर कर लिया ताकि वो सेल्स गर्ल अब मलाइका को देख ना पाए। वो चुपके से वहां से निकलने की फिराक में थी। वहीं अरमान सभी के साथ
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रहा था और उसमें वो सीन आया जब अरमान ने रैंडम एक ड्रेस उठाकर बिना उस ड्रेस की ओर देखे आस्था को थमा दी थी। वहीं आस्था कभी उस ड्रेस को देखती तो कभी अरमान को देख रही थी। ये फुटेज देखकर एक पल को अरमान भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने आगे का फुटेज देखना शुरू किया। आस्था वो कपड़े लेकर जल्दी ही चेंजिंग रूम में चली गई। तभी पीछे से एक सेल्स गर्ल वहां आई। उसने अपने आसपास चारों तरफ अच्छी तरह से देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और जल्दी ही उसने रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ये फुटेज देखते ही अरमान और बाकी सबकी आंखों से आग बरसने लगी, क्योंकि जब भी कहीं किसी के साथ गलत होता था या फिर इस तरह की हरकत किसी के साथ होती थी, उन चारों का खून खौलने लगता था। अरमान ने मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकाते हुए कहा, मुझे ये सेल्स गर्ल अभी इसी वक्त यहाँ चाहिए। फिर अरमान तेजी से उस चेंजिंग रूम की ओर भागा जहां आस्था को कैद किया गया था और हड़बड़ाहट में उस रूम का दरवाजा खोल दिया। बेहोश आस्था, जो कि दरवाजे से पीठ लगाकर बैठी थी, दरवाजे के खुलते ही तुरंत उसकी गर्दन बाहर की ओर झूल गई। ओह शिट! ये देखकर अरमान ने जल्दी ही आस्था को गिरने से पहले ही अपने हाथों में संभाल लिया। उसकी नजर आस्था के पहने हुए कपड़ों पर गई। बेहोश होने की वजह से आस्था जैसे ही गिरी, तुरंत उसका दुपट्टा जो उसने अपने शरीर पर लपेट रखा था, वो उसके शरीर से खिसक कर नीचे गिर गया था। अरमान की आंखों के सामने आस्था का खूबसूरत जिस्म था, लेकिन अरमान ने जल्दी से आस्था को फिर से दुपट्टे से कवर किया, क्योंकि इस वक्त इतना टाइम नहीं था कि फिर से आस्था के कपड़े बदले जा सके। अरमान ने फटाफट से आस्था को चेक किया। फिर उसकी कंडीशन का अंदाजा लगाते हुए उसने जल्दी से आस्था को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से उसे लेकर बाहर आया जहां उसके दोस्त थे। अरमान ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, जिसने भी ये सब किया है उसे पकड़कर फार्म हाउस पर ले आओ और गार्ड्स को बोलो मॉल से हट जाए। वो आस्था को लेकर बाहर की ओर चला गया। तभी मलाइका की नजर उस पर पड़ी। जब उसने देखा कि अरमान उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ जा रहा था, तो गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसके बड़े बड़े नेल्स उसके हाथों में चुभ रहे थे। वो नफरत से बोली, ये लड़की आज तो बच गई, लेकिन अगली बार अगर ये मुझे मेरे अरमान के आसपास भी नजर आई ना, तो इसका इससे भी बुरा हाल करूंगी। अरमान सिर्फ मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। जल्दी ही वो भी बाहर निकलने लगी, क्योंकि मॉल के दरवाजों को अनब्लॉक कर दिया गया था। और तभी उस सेल्स गर्ल को पकड़कर चारों उस फार्म हाउस की ओर निकल गए। वो सेल्स गर्ल कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मुंह पर ऑलरेडी उन्होंने कपड़ा बांध दिया था और उसके हाथ को पीछे से बांध दिया गया था। मॉल में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अरमान सिंघानिया के आदमियों को रोक सके। वहीं अरमान आस्था को अपनी गोद में लेकर ही गाड़ी में बैठा हुआ था और गुस्से में बोला, बेवकूफ कहीं की, अगर चेंजिंग रूम में बंद थी तो क्या ये मुझे फोन नहीं कर सकती थी? तभी उसे रियलाइज हुआ कि आस्था का फोन नंबर तो उसके पास था ही नहीं, और ना ही आस्था मंदिर में अपना फोन लेकर गई थी। क्या अरमान को आस्था की मासूमियत पर भरोसा होगा? क्या अरमान अपनी गलती रियलाइज कर पाएगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। गाड़ी में जाते हुए अरमान ने झल्लाते हुए कहा, क्या जरूरत है इस तरह के कपड़े पहनने की? अगर मैंने ऐसे कपड़े दिए भी थे तो क्या ये मुझे नहीं बता सकती थी कि ये ऐसे कपड़े नहीं पहन पाएगी? अरमान अपने आप ही सवाल जवाब कर रहा था। असलियत में वो आस्था की ऐसी हालत देखकर अंदर ही अंदर घबरा गया था और अब वो बस आस्था को होश में आते हुए देखना चाहता था। ऊपर से आस्था के कपड़े जिसमें वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसकी नजर आस्था पर अटक रही थी। जल्दी ही गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अरमान आस्था को लेकर अस्पताल के अंदर गया और सीधा डॉक्टर रश्मि के कैबिन में आ गया, जो इस वक्त अपनी एक नर्स से बातें कर रही थी।
वो घबराते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ी। डॉक्टर रश्मि सिटी हॉस्पिटल की एक जानी मानी डॉक्टर थी। वो और अरमान एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि एक समय पर रश्मि अरमान की क्लासमेट थी। अरमान ने थोड़ा परेशान होकर कहा, रश्मि, तुम इसे देखो पहले। अरमान की बात सुनकर एक पल के लिए रश्मि हैरान हो गई। उसकी नजर अरमान की बाहों में बेहोश पड़ी आस्था पर गई। अरमान के साथ किसी लड़की को देखना उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था, लेकिन जब उसने ये देखा कि अरमान की आंखों में आस्था के लिए सिर्फ फिक्र थी, तो वो और भी हैरान हो गई। रश्मि ने इस समय अरमान से किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया और जल्दी से वो आस्था को चेक करने लगी। उसने आस्था को इंजेक्शन दिए, उसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया और साथ ही उसे ग्लूकोज चढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इस वक्त आस्था का ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका था और साथ ही उसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही थी। इसीलिए उसे ऑक्सीजन देना जरूरी था। करीब 1 से 1.5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद आस्था की हालत थोड़ी स्टेबल हुई। अब तक अरमान उस रूम के बाहर खड़ा था और बिना पलके झपकाए उस वार्ड की तरफ देख रहा था जहां पर आस्था का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर आज आस्था को कुछ हो गया तो दादाजी को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं किसी भी कीमत पर उन्हें नाराज नहीं कर सकता। देव को उस सेल्स गर्ल के साथ अरमान के फार्म हाउस पर छोड़कर बाकी चारों भी हॉस्पिटल आ गए, क्योंकि इस तरह से अकेले वो आस्था को हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकते थे और साथ ही उन्हें आस्था की फिक्र भी हो रही थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अरमान को फोन करके आस्था के बारे में कुछ पूछा तो अरमान उन्हें कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि डॉक्टर रश्मि आस्था का ट्रीटमेंट कर रही थी तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड हुए। तभी वहां रश्मि रूम के बाहर आई। उसकी नजर उन पांचों पर पड़ी। पांचों एक लाइन से उसके सामने खड़े थे। ये नजारा देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो गई। तभी उसकी नजरें आकाश पर आकर ठहर गईं। वो इतने महीने बाद आकाश को देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, लेकिन ये उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अरमान कुछ पूछता, इसके पहले ही ध्रुव और आहान आगे आ गए। ध्रुव ने जल्दी से पूछा, रश्मि दीदी, अब भाभी कैसी हैं? ध्रुव ने जैसे ही ये कहा कि भाभी कैसी हैं, रश्मि की आंखों में एक साथ कई सवाल आ गए। वो हैरानी से ध्रुव की ओर देखकर बोली, क्या कहा तुमने? कौन भाभी? ध्रुव जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोला, वो हमारी आस्था भाभी हैं जिनका आप ट्रीटमेंट कर रही हैं। रश्मि बिल्कुल शॉक्ड थी। उसने मन ही मन सवाल किया, आखिर ये लड़की किसकी पत्नी हो सकती है और उसने किससे शादी की है? रश्मि कोई सवाल करती इसके पहले ही सुमित ने फिक्र भरी आवाज में पूछा, रश्मि बताओ ना, अब आस्था भाभी कैसी हैं? अब जैसे ही सुमित ने भी भाभी कहकर पुकारा, रश्मि का दिल अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस होने लगा, क्योंकि अब सिर्फ आकाश ही बचा था जिसने आस्था को भाभी नहीं बोला था। और रश्मि को पूरा यकीन था कि अरमान तो कभी शादी करेगा ही नहीं, क्योंकि रश्मि अरमान के खड़ूस नेचर और उसके एरोगेंट बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसे पता था कि कोई भी लड़की अरमान की जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती। रश्मि ने मन में कहा, अरमान ने शादी नहीं की है तो मतलब अंदर जो लड़की है वो आकाश की पत्नी है। इस सोच से ही रश्मि का दिल कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पांचों ने जैसे ही रश्मि की आंखों में आंसू देखे, वो हैरान होकर उसे देखने लगे। ध्रुव डरते हुए बड़बड़ाया, कहीं भाभी को कुछ हो तो नहीं गया? अब रश्मि की चुप्पी आकाश को भी डराने लगी। उसने गुस्से में पूछा, रश्मि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ आस्था को क्या हुआ है? आकाश अरमान से उम्र में थोड़ा बड़ा था, इसलिए वो आस्था को उसके नाम से पुकार रहा था। वैसे भी आस्था आकाश और सुमित को भैया कहकर पुकारती थी, इसीलिए वो दोनों उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते थे। जब रश्मि ने आकाश के मुंह से आस्था के लिए भाभी ना सुनकर सिर्फ आस्था सुना, तो उसका शक यकीन में बदल गया। वो बड़बड़ाते हुए बोली, तुमने शादी कर ली? ये कहते ही रश्मि ने आकाश के गाल पर एक जोर का चांटा दे मारा। वो थप्पड़ इतनी जोर का था
जिसकी गूंज पूरे वार्ड में गूंजने लगी। ध्रुव और आहान तो जल्दी से पीछे हो गए और उन दोनों की ओर हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहां हो क्या रहा था। आकाश भी सवाल भरी नजरों से रश्मि को देखने लगा और गुस्से से बोला, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? आकाश को रश्मि के इस तरह से खुद पर हाथ उठाने पर गुस्सा आ गया था। रश्मि गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की से शादी करने की? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते हो और मैंने तुम्हारे फैसले को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन मैं तो पागल थी। मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद तुमने आस्था से शादी कर ली। हाउ डेयर यू आकाश, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? ये सब कहते हुए रश्मि ने गुस्से में आकाश का कॉलर पकड़ लिया। अब सभी को रश्मि के गुस्से की वजह समझ में आ रही थी। ध्रुव और आहान रश्मि को इस तरह से बौखलाए हुए देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में चमक आ गई थी। आहान ने ध्रुव के कानों के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, उफ, ये मोहब्बत का थप्पड़। ध्रुव की हंसी छूट गई। उनका मन तो कर रहा था कि वो ठहाके मारकर हंसे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी थी कि वो खुलकर हंस भी नहीं सकते थे। रश्मि की बात सुनकर आकाश तुरंत चुप हो गया। आकाश का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें दही जम गई हो। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो रश्मि को कोई जवाब दे सके, ये कह सके कि जो कुछ भी तुम कह रही हो, जो कुछ तुम सोच रही हो, सब गलत है। उसका आस्था से एक भाई जैसा रिश्ता है, वो उसकी बीवी नहीं है। तभी अरमान की सख्त आवाज गूंज उठी, शी इज माई वाइफ, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। अरमान की बात सुनकर रश्मि जैसे अपने होश में आई। अपने आप ही उसके हाथ आकाश के कॉलर से नीचे सरकने लगे और उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा। वो अरमान की ओर कंफ्यूजन से देखने लगी। क्या अरमान सच में आस्था को अपनी पत्नी मानने लगा है? अब रश्मि का आकाश को थप्पड़ मारने का क्या अंजाम होने वाला था? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। कहीं ना कहीं आस्था को आकाश की वाइफ कहना अरमान को अजीब लगा था, इसीलिए वो बीच में ही कूद पड़ा। आज उसने पूरे हक से आस्था का नाम लिया था। अब रश्मि पूरी तरह से शॉक्ड थी। वो मन ही मन बोली, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान सिंघानिया कभी शादी भी करेगा। दोनों का तो आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। रश्मि ने आकाश की ओर देखा। आकाश लाल सुर्ख आंखों से रश्मि को ही घूर रहा था। आकाश के इस तरह से घूरने पर रश्मि थोड़ा घबरा गई। उसे ऐसा लगा कि उसका पूरा शरीर आकाश की आंखों की आग से जलने लगा था। आहान ने बात को घुमाते हुए पूछा, रश्मि दीदी प्लीज बताइए, आस्था भाभी की तबीयत अब कैसी है? रश्मि ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, आस्था बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि काफी देर से किसी ऐसी जगह पर थी जहां ऑक्सीजन लेवल काफी कम था, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, अभी कुछ देर में ही उन्हें होश आ जाएगा। अपनी बात को खत्म कर रश्मि ने मुस्कुराकर आहान का कंधा थपथपाया और वहां से निकल गई, क्योंकि वो ज्यादा देर तक आकाश की आंखों का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रश्मि को इस तरह से गायब होते देखकर आहान और ध्रुव ठहाके मारकर हंसने लगे। आकाश भी गुस्से में रश्मि के पीछे चला गया। आस्था ठीक थी, ये सुनकर अरमान ने राहत की सांस ली। वहीं अरमान के चेहरे पर इतने सारे इमोशंस थे जिसे सुमित काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो मन ही मन बोला, लगता है अब हमारे डेविल किंग ज्यादा दिनों तक डेविल नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी ओर ब्लैक विला में एक आदमी अपने दोनों हाथ बांधे हुए वीर रायचंद के ठीक सामने खड़ा था और वीर उसे गुस्से में घूर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वीर ने सख्त लहजे में पूछा, डेविल किंग का कुछ पता चला? कहाँ है वो?
वीर के सामने खड़े आदमी ने ना में अपना सिर हिला दिया। उसने अपने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो अपने मुंह से वीर रायचंद को ये बोलता कि डेविल किंग के बारे में उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, तो वीर रायचंद उसकी जान लेने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचता। उस आदमी को ना में सिर हिलाते देखकर वीर रायचंद गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और अपनी बंदूक अपनी पॉकेट से निकालकर सीधा उस आदमी के सिर पर लगा दी। वीर रायचंद नफरत भरे लहजे में बोला, आखिर कब तक तुम लोग इस काम को करने में नाकामयाब रहोगे? मुझे हर हाल में डेविल किंग और उसकी पूरी गैंग का पता चाहिए। तुम सबको अपना काम याद है या भूल गए? अभी भी वीर रायचंद ने अपने आदमी को गोली नहीं मारी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी हांफते हुए अंदर आ गया। वीर ने उस तरफ देखा तो सामने उसका सेक्रेटरी रंजीत खड़ा था। वीर ने उसे घूरते हुए पूछा, बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? रंजीत ने कहना शुरू किया, बॉस, हमें हमारे इन्फॉर्मर से पता चला है कि अरमान सिंघानिया की आज फॉरेन के कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होने वाली है। ये खबर मुझे उसी के ऑफिस में काम करने वाले मेरे एक भरोसेमंद आदमी ने दी है। अब जैसे ही वीर रायचंद ने अरमान सिंघानिया का नाम सुना, उसके माथे पर बल पड़ गए और वो नफरत से कहने लगा, एक तो ये डेविल किंग है जो मेरा कोई भी इलीगल बिजनेस चलने नहीं दे रहा है, और दूसरा ये अरमान सिंघानिया। इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को, मेरे सारे क्लाइंट्स को ये मुझसे छीन कर ले जाएगा। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, फिर मैं इन दोनों को एक बार में ही अपने हाथों से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को। वीर ने कुछ सोचते हुए रंजीत की ओर देखा और सवाल किया, ये बताओ, मीटिंग कब और किस जगह होने वाली है? जैसे ही वीर ने पूछा मीटिंग कहाँ होने वाली है, रंजीत ने वीर को बताया, एक्चुअली सर, मीटिंग आज दिन में ही थी और वो भी उनके ऑफिस में लैपटॉप के थ्रू होनी थी। लेकिन अरमान सिंघानिया वहां नहीं आया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल गया था। जैसे ही वीर ने ये सुना, वो हैरान हो गया और बोला, अपनी वाइफ के साथ मॉल में गया था? अरे, क्या अरमान सिंघानिया की शादी हो गई? वीर रायचंद मन ही मन सोचने लगा, अरमान सिंघानिया की शादी कैसे हो सकती है? उसकी शादी रोकने के लिए तो मैंने उसकी होने वाली बीवी के बॉयफ्रेंड को अगवा करवा लिया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और इस मामले में मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ कि मुझे कुछ खबर ही नहीं है? वो धीमी आवाज में बड़बड़ाया, उस लड़की ने अरमान से शादी कैसे कर ली और किसी भी न्यूज में उसकी शादी की खबर नहीं आई? इट्स स्ट्रेंज। तभी रंजीत ने कहा, सर, अरमान सिंघानिया ने अपने दादाजी की तबीयत की वजह से शादी की है, और मुझे एक और बात पता चली है। वीर ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए पूछा, क्या बात? रंजीत बोला, सर, ये पता चला है कि जिस लड़की से अरमान की शादी होने वाली थी, वो शादी के दिन ही भाग गई थी, और उसके बाद सिंघानिया परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अरमान की शादी किसी और लड़की से करवा दी। अब जैसे ही वीर ने ये सुना, वो जोरों से हंसने लगा और बोला, क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर ये सच है तो ये खबर हमारे लिए बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं है। हम कल सुबह ये खबर अरमान के ऊपर फोड़ेंगे, और मैं देखता हूँ कि उसे फॉरेन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं। वीर रायचंद मुस्कुराते हुए बोला, भले ही तुमने शादी करके अपनी इज्जत बचा ली हो अरमान सिंघानिया, लेकिन ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए कि तुम्हारी दुल्हन शादी वाले दिन फरार हो गई थी। वो हल्का सा हंसा और फिर बोला, मुझे अब अरमान को नीचा दिखाने का मौका मिल चुका है, लेकिन इस डेविल किंग का क्या करूं जो छुपकर हम पर वार करता है। तुम कुछ भी करो और उसे मेरे घुटनों पर लेकर आओ। वीर की बातें सुनकर रंजीत की आंखों में डर दिखाई देने लगा, लेकिन उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई रखी ताकि वीर उसकी आंखों में डेविल किंग का खौफ देख न ले। रंजीत घबराते हुए सोचने लगा, सर को इस बात का एहसास नहीं है कि डेविल किंग एक तूफान है जो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए नजर आता है
और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। हम उसे घुटनों पर कैसे ला सकते हैं? डेविल किंग के बारे में सोचते हुए अपने आप ही रंजीत के माथे से पसीना निकलने लगा। उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा घूमने लगा जब हाल ही में कुछ लड़कियों को वीर के कब्जे से छुड़ाने के लिए वीर ने उस जगह में आग लगा दी थी। रंजीत के मन में डेविल किंग के नाम का खौफ बैठ चुका था। वो तेजी से वहां से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर आस्था को अब होश आ गया था और उसकी नज़र अपने आसपास की जगह पर पड़ी। आस्था ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, ये मैं कहाँ हूँ? मुझे ये जगह इतनी अजनबी क्यों लग रही है? कहीं मैं मर तो नहीं गई? मैं किसी और दुनिया में तो नहीं आ गई हूँ? आस्था के दिमाग में हमेशा से इस तरह की बेबुनियाद बातें घूमती रहती थी। हर एक्सीडेंट या बड़ी चोट के बाद उसे यही लगता था कि वो मरकर स्वर्ग में आ गई है। वैसे भी ये कोई हॉस्पिटल का कमरा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस वक्त वो अस्पताल के बेस्ट वीआईपी रूम में थी, जो पूरी तरह से एक होटल के कमरे की तरह लग रहा था। तब आस्था ने सोचा, लगता है भगवान जी ने हमें अपने पास बुला लिया है, इसलिए वो अपने स्वर्ग के दरवाजे के कमरे में हमारा इलाज कर रहे हैं। लेकिन कान्हा जी ने इतनी जल्दी हमें अपने पास क्यों बुला लिया? अब हम डॉक्टर कैसे बनेंगे? अपना सपना कैसे पूरा करेंगे? और अपनी नानी माँ का ख्याल कैसे रखेंगे? क्या वीर ढूंढ पाएगा डेविल किंग को? क्या होगा आज रात की मीटिंग में? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। आस्था के मुंह पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि डॉक्टर बनने से पहले वो मरेगी नहीं। आस्था मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और सामने से अरमान सिंघानिया आता हुआ दिखाई दिया। वहां आए अरमान को देखकर आस्था की आंखें और बड़ी हो गई। वो घबराते हुए सोचने लगी, ये यहाँ? भगवान जी, क्या आपने मिस्टर राक्षस को भी अपने पास बुला लिया है? आस्था मन ही मन ये सोचते हुए अरमान को देखकर उल्टे सीधे मुंह बनाने लगी। अरमान सीधे वहां आया और उसके पास खड़े होकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्या तुम ठीक हो? आस्था गुस्से से अरमान की ओर देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कम से कम यहाँ हमारा पीछा छोड़ देते। उस दुनिया में क्या कम परेशान किया था आपने, जो अब यहाँ भी आ गए? अब आस्था ने जैसे ही अपनी मासूमियत में सारी बातें कही, अरमान हैरान हो गया और बड़बड़ाते हुए बोला, अब इस बेवकूफ को क्या हुआ है? अब ये कौन सी नई कहानी बना रही है? लेकिन इससे पहले कि अरमान कुछ कहता, पीछे से ध्रुव, आहान और सुमित वहां आ पहुंचे और ध्रुव आस्था की ओर देखकर खुश होकर बोला, आस्था भाभी, अब आप कैसी हैं? थैंक गॉड आपको होश आ गया। अब आप ठीक तो है ना? आस्था हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से, आस्था के मुंह पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि डॉक्टर बनने से पहले वो मरेगी नहीं। आस्था मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और सामने से अरमान सिंघानिया आता हुआ दिखाई दिया। वहां आए अरमान को देखकर आस्था की आंखें और बड़ी हो गई। वो घबराते हुए सोचने लगी, ये यहाँ? भगवान जी, क्या आपने मिस्टर राक्षस को भी अपने पास बुला लिया है? आस्था मन ही मन ये सोचते हुए अरमान को देखकर उल्टे सीधे मुंह बनाने लगी। अरमान सीधे वहां आया और उसके पास खड़े होकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्या तुम ठीक हो? आस्था गुस्से से अरमान की ओर देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कम से कम यहाँ हमारा पीछा छोड़ देते। उस दुनिया में क्या कम परेशान किया था आपने, जो अब यहाँ भी आ गए? अब आस्था ने जैसे ही अपनी मासूमियत में सारी बातें कही, अरमान हैरान हो गया और बड़बड़ाते हुए बोला, अब इस बेवकूफ को क्या हुआ है? अब ये कौन सी नई कहानी बना रही है? लेकिन इससे पहले कि अरमान कुछ कहता,
पीछे से ध्रुव, आहान और सुमित वहां पहुंचे और ध्रुव आस्था की ओर देखकर खुश होकर बोला, आस्था भाभी, अब आप कैसी हैं? थैंक गॉड आपको होश आ गया। अब आप ठीक तो है ना? आस्था हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखने लगी। आस्था को कोई जवाब न देते हुए देखकर वो चारों हैरान थे। ध्रुव मासूमियत से सारी बातें बताने लगा। भाभी, आप जानती हैं, आप मॉल में बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम आपको हॉस्पिटल ले आए हैं। आई होप आप ठीक हो। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आस्था हैरान हो गई और कंफ्यूजन में कहने लगी, मतलब हम मरे नहीं हैं? अब जैसे ही आस्था ने इस तरह की बातें करना शुरू किया, ध्रुव, आहान और सुमित हैरानी से आंखें फाड़कर आस्था को घूरने लगे। अरमान ने मन ही मन कहा, ये बेवकूफ सिली गर्ल किस तरह की बातें कर रही है? इसके पास सच में अक्ल नहीं है या ये नाटक कर रही है? आहान और ध्रुव, जो अब तक खुद की हंसी पर कंट्रोल किए हुए थे, वो खिलखिलाकर हंसने लगे। वहीं सुमित घूर कर उन्हें देखने लगा और फिर आगे बढ़कर आस्था को समझाते हुए बोला, आस्था, आप इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। अब प्लीज आप हमें ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि सुमित अब आस्था को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगा था, इसीलिए वो उसका नाम ले रहा था। वो उसे कभी कभी भाभी भी बुलाता था, लेकिन अब उसे एक बड़े भाई की तरह आस्था की फिक्र हो रही थी। अब आस्था ने सुमित का हाथ पकड़ लिया और खुशी से पूछने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भैया कि आपने हमें सच्चाई बता दी कि हम जिंदा हैं। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर इस तरह की बातें कही, अरमान इरिटेट होने लगा, लेकिन ध्रुव और आहान की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरमान ने उन दोनों को घूर कर देखा और जल्दी ही दोनों ने हंसना बंद कर दिया। तब आस्था बोली, अब हम ठीक हैं। तब आस्था को याद आया कि वो तो चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए गई थी। उसने कपड़े बदल भी लिए थे और इस वक्त वो उन्हीं कपड़ों में थी। मेरे कपड़े? आस्था ने देखा हॉस्पिटल की चादर उसके ऊपर थी, जिसकी वजह से उसके कपड़े काफी कम दिख रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ मर्द मौजूद थे। ये ध्यान में आते ही उसने अपने आप को अच्छे से कवर करना शुरू कर दिया। वहीं अरमान, जो आस्था को ही अपना दुपट्टा आगे पीछे से खींचकर अपने कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करते हुए देख रहा था। अरमान ने आस्था से अपनी नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव और आहान, तुम लोग बाहर जाओ और सुमित एक काम करो, इस आफत के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। अचानक से अरमान का आस्था को आफत कहते हुए देखकर पहले तो सुमित हैरान हो गया, फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा। वहीं आस्था की आंखें हैरानी के मारे फैल गई थीं और वो चिढ़कर कहने लगी, हम क्या आपको आफत दिखाई देते हैं? हम जीते जागते इंसान हैं, कोई आफत नहीं। अरमान इरिटेट होते हुए बोला, तुमने अपनी हरकतें, अपनी बातें देखी हैं? बेवकूफ वाली बातें करती हो तुम। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करती ही रहती हो। सुमित अरमान के इस तरह के बदले हुए अंदाज को देखकर और उसकी बातें सुनकर हैरान था, और साथ ही साथ वो अरमान और आस्था की फाइट को एंजॉय कर रहा था। वो धीमे लहजे में बोला, अरमान सिंघानिया जो अपना एक भी शब्द अपने मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचता है, आज वो बच्चों की तरह आस्था के साथ झगड़ रहा है, उसे डांट रहा है। अनबिलीवेबल। आज अरमान अपने इमोशंस दिखा रहा था और ये बात सुमित को बहुत अच्छी लग रही थी। वो जल्दी वहां से बाहर निकल गया। सुमित को इस तरह से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता हुआ देखकर ध्रुव और आहान उसे छेड़ते हुए बोले, क्या बात है, आप ब्लश कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया अंदर? ध्रुव और आहान क्यूरियस होकर सुमित को देख रहे थे। उसकी नजरें खुद के ऊपर पाकर सुमित की मुस्कुराहट एक ही पल में गायब हो गई। वो इरिटेट होकर बोला, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और ये पता करो कि आकाश कहाँ चला गया है, और आस्था के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। ध्रुव ने जल्दी से कहा, आस्था भाभी इंडियन ड्रेस पहनती हैं, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग एक सेल्स गर्ल की मदद से जो भी मुझे ठीक लगा वो सारे कपड़े ले लिए हैं, और साथ ही उनके लिए कुछ बैग्स, फुटवेयर और कुछ ज्वेलरी भी लिया है। अब उसमें से भाभी को जो पसंद आएगा भाभी रख लेंगी, जो नहीं आएगा वो उसको रिटर्न कर देंगी। सिंपल। मैंने कपड़े गाड़ी में रखे हैं,
उसी में से कोई एक सूट लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर ध्रुव गाड़ी की ओर चला गया। वहीं दूसरी ओर रश्मि अपने कमरे में आकर घबराहट से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे बार बार वो नजारा याद आ रहा था जब उसने आकाश पर हाथ उठाया था। रश्मि ने घबराते हुए कहा, ये मैंने क्या कर दिया? शिट, मुझे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आकाश पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? वो कितना गुस्सा हो गया होगा। मैं अब क्या करूं? ये सब सोचते हुए रश्मि काफी हद तक परेशान हो गई थी। तभी उसके दरवाजे के कैबिन पर किसी ने नॉक किया। रश्मि जल्दी से एक फाइल लेकर बैठ गई और उस फाइल को पढ़ने का नाटक करने लगी। वैसे तो वो आस्था की फाइल थी और रश्मि को आस्था के बारे में स्टडी भी करना था। उसे जानना था कि अरमान सिंघानिया की बीवी कितनी बड़ी हस्ती थी। उसने उस फाइल पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहा, बोलो क्या काम है? उसे लगा था कि कोई हॉस्पिटल का स्टाफ या मेंबर किसी चीज से रिलेटेड काम के लिए वहां आया होगा, लेकिन जब काफी देर तक कैबिन में आए हुए आदमी का कोई जवाब नहीं आया तो अचानक रश्मि को अपने शरीर में किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने आंखें उठाकर सामने देखा। सामने आकाश गुस्से से लाल सुर्ख आंखों के साथ उसे ही घूर रहा था। अब तो रश्मि की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आवाज जैसे उसके गले में अटक सी रही थी। वो धीरे धीरे डरकर पीछे जाने लगी और आकाश आगे बढ़ने लगा। तभी रश्मि पीछे दीवार से जाकर टकरा गई और हड़बड़ाहट से बोली, देखो आकाश, मैं क्या करने वाला है आकाश रश्मि के साथ? क्या आस्था की ये हालत अरमान के दिल में उसके लिए प्यार जगा पाएगी? और वीर रायचंद इस एक रात में क्या करेगा जिससे अरमान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। रोज कितनी सारी पेमेंट्स करती हूँ, बिल्कुल सेफली। तो फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक दिन एक गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेफ सेकंड अकाउंट से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। आज ही एयरटेल थैंक्स ऐप से अकाउंट खोलें। आकाश जो रश्मि के कमरे में था, उसको अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर रश्मि हड़बड़ाहट में दीवार से जा टकराई और हकलाते हुए बोली, देखो आकाश, मैं वो अपनी बात कहती इसके पहले ही आकाश रश्मि के सामने जाकर खड़ा हो गया और रश्मि की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। रश्मि धीरे से आकाश के साइड से होते हुए निकलने लगी, लेकिन तुरंत आकाश ने अपना एक हाथ वहां रख दिया। रश्मि दूसरे साइड से निकलने लगी, लेकिन तभी आकाश ने अपना दूसरा हाथ भी वहां रख दिया। अब रश्मि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आकाश के हाथों के घेरे के बीच में थी। आकाश दीवार के सामने रश्मि के बेहद करीब खड़ा हुआ था और गुस्से से रश्मि के चेहरे को देख रहा था। इस समय रश्मि बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए आकाश की नजरें जाकर रश्मि के खूबसूरत लाल होंठों पर ठहर गई। रश्मि घबराते हुए जल्दी से कहने लगी, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का अफसोस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि आस्था अरमान सिंघानिया की बीवी है। वो बाकी सब ने जब उसे भाभी बोला और तुमने सिर्फ उसका नाम लिया तो मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारी बीवी है और मुझे गुस्सा आ गया था। आकाश आगे कुछ बोलता इसके पहले ही रश्मि ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से एक ही सांस में आगे कहना शुरू किया, तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने भले ही 2 साल पहले मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि इतने दिनों में तुम्हारा दिल बदलेगा और तुम मुझसे शादी करोगे। और जब मुझे लगा कि तुमने किसी और से शादी कर ली तो अपने आप ही मेरा हाथ उठ गया। आई एम सो सॉरी आकाश। आकाश के कानों तक रश्मि की एक भी बात नहीं पहुंच रही थी। उसका ध्यान गुस्से में रश्मि के खूबसूरत लाल होठों पर था।
अचानक ही आकाश रश्मि के बिल्कुल करीब आ गया और तुरंत उसने अपने होठों को रश्मि के होठों पर रख दिया और बड़े ही रूड तरह से उसे किस करने लगा। एक तो आकाश को पहले से ही रश्मि के हाथ उठाने पर गुस्सा आ रहा था और अब रश्मि उसकी बात सुने बिना ही इतनी बकबक कर रही थी। उसने बड़ी बुरी तरह से उसे किस करना शुरू कर दिया था। रश्मि अचानक से हुए हमले के लिए रेडी नहीं थी और वो हड़बड़ा गई और पैनिक करने लगी। इतना ही नहीं, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। वहीं आकाश न केवल उसे चूम रहा था बल्कि उसने उसे बाइट्स भी किए थे। तभी रश्मि के होठों से हल्का खून निकलकर आकाश के होठों पर आ गया तो आकाश को उसे किस करने में और भी ज्यादा मजा आने लगा। लेकिन 5 मिनट बाद जब आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि रश्मि को सांस लेने में परेशानी होने लगी है, तब जाकर उसने रश्मि को छोड़ दिया और उससे अलग होकर खड़ा हो गया। आकाश एरोगेंट अंदाज में कहने लगा, आइंदा मेरे सामने मत आना, समझी तुम? वरना वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें इस तरह से मेरी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन आज तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। ये सिर्फ उसकी सजा है। इस सजा को हमेशा याद रखना, समझी तुम? ऐसा कहकर आकाश रश्मि को वार्निंग देता हुआ वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी रश्मि ने अचानक से आकाश का हाथ पकड़ लिया और उसके थोड़ा करीब आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे छेड़ते हुए कहने लगी, अगर तुम्हें थप्पड़ मारने की इतनी हसीन सजा मिल सकती है तो मैं तुम्हें हर रोज थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो आकाश के थोड़ा और करीब चली गई, जिससे आकाश के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो हैरानी से रश्मि की ओर देखते हुए हड़बड़ा कर बोला, तुम पागल हो? आर यू मैड? ऐसा कहकर आकाश हड़बड़ाहट से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। आकाश को हड़बड़ाते हुए देखकर रश्मि अपने होठों को टच कर मुस्कुराने लगी। तभी उसके मुंह से आह निकल गई। मेरे होठों में दर्द तो हो रहा है, लेकिन मेरी मोहब्बत में सब जायज है। उसकी आकाश के लिए मोहब्बत बहुत गहरी थी और वो आकाश के इस तरह से आज उसे किस करने पर मुस्कुराने लगी थी। वहीं ध्रुव, आहन और सुमित, जो कि आकाश को ही ढूंढ रहे थे, जल्दी ही उनकी नजर आकाश पर पड़ी। आकाश दौड़ते भागते लगभग उन्हीं के पास आ रहा था। ध्रुव ने हैरानी से आकाश की ओर देखकर पूछा, अरे आकाश भाई, क्या हुआ है आपको? आप तो इस तरह से भाग रहे हैं जैसे कि आपकी इज्जत खतरे में हो और कोई आपकी इज्जत लूटना चाहता हो। अब जैसे ही ध्रुव ने कहा, आकाश अपनी नजरें चुराने लगा। वहीं ध्रुव के इस तरह से बोलने पर आहन ने ध्रुव के हाथ पर ताली दी मारी और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आकाश चिढ़कर बोला, जस्ट शट अप। अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो तुम दोनों। शायद तुम लोग भूल रहे हो कि हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, तुम्हारे सर्कस में नहीं। तभी सुमित वहां आया और बोला, मैंने आस्था भाभी के कपड़े उनके कमरे में भिजवा दिए हैं। अब अरमान भाई ने कहा है कि हम सब लोग घर चले जाएं। दादाजी हम सबकी फिक्र कर रहे होंगे और आस्था के साथ आज जो कुछ भी हुआ वो हमें दादाजी से नहीं बताना है। सब आपस में हामी भरते हुए घर की ओर निकल गए। वहीं अरमान आस्था के कपड़े लेकर कमरे के बाहर ही खड़ा था, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आस्था को कपड़े चेंज करने के लिए क्या बोले। अब आस्था पहले से बेटर फील कर रही थी। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क खुद से ही हटा दिया था, क्योंकि आस्था को मेडिकल फील्ड में इतनी नॉलेज हो चुकी थी कि उसकी हालत अब कैसी है और कैसी नहीं है खुद ही समझ सके। अरमान अभी उसके कमरे में नहीं था। आस्था ने जल्दी से अपना दुपट्टा हटाया और खुद को देखने लगी। मुझे चेक कर लेना चाहिए कि बेहोशी में कहीं मेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं। आस्था ने दुपट्टा उतारकर अभी जस्ट साइड में रखा ही था कि तभी अरमान उस वार्ड में आ गया था। अरमान की नजर जैसे ही आस्था पर पड़ी तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। अचानक से उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि आस्था इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर तक अरमान उसे एकटक देखता रहा। उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा
अरमान खुद पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आस्था ने जैसे ही अपने सामने अरमान सिंघानिया को देखा तो बुरी तरह से डर गई। वो जोरों से चिल्लाने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप किसी लड़की के कमरे में कैसे आ सकते हैं? आपको नॉक करना चाहिए था। ऐसा कहकर जल्दी ही आस्था अपने आप को दुपट्टे से कवर करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अरमान ऑलरेडी उसे देख चुका था। आस्था के इस तरह से बोलने पर वो थोड़ा आगे बढ़ा और एकदम से आस्था के करीब आ गया, इतना करीब कि आस्था की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। अब आस्था को लगने लगा कि अरमान उसे किस करना चाहता है, इसलिए वो उसके करीब आया है। अब अपने आप ही आस्था की आंखें कब बंद हो गई उसे एहसास ही नहीं रहा। तभी अचानक अरमान ने अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े आस्था के हाथ में रख दिए थे। फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, समझी? तुम सिर्फ मेरी एक सर्वेंट हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो सकती। अब फटाफट से ये कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि ने तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिया है। और हाँ, खबरदार, अगर तुमने घर पर जाकर दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश की, अगर तुमने दादाजी को कुछ भी बोला तो अरमान सिंघानिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या अरमान की धमकी से डरकर सच में आस्था अपने साथ हुए इस हादसे को छिपाकर दादाजी को कुछ नहीं बताएगी? क्या आकाश के मन में रश्मि के लिए कभी कोई फीलिंग्स जन्म लेगी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। अरमान गुस्से से बाहर निकल गया। वो हॉस्पिटल के अंदर VIP वार्ड में चला गया और वहां के शानदार बाथरूम में जाकर शावर लेने लगा। अब अरमान के जाने के बाद आस्था ने अपने सिर पर एक टपली मारी और घबराते हुए बोली, ये हमने क्या सोच लिया कि वो हमें किस करने के लिए आ रहे हैं? आखिर हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमें जितना दूर हो सके उस मॉन्स्टर से उतना दूर रहना चाहिए। जरूर उनके पास कोई जादू टोना करने वाला मंत्र है जिसकी वजह से हम उन्हें लेकर ये सब सोचने लगे। अरे उनके पास तो सही से पेट तक नहीं है। हमने देखा था उस दिन, अर्धनंग हालत में उनका पूरा शरीर एकदम लोहे जैसा लग रहा था। आस्था ने पहली बार किसी लड़के को आधे कपड़ों में देखा था। ऊपर से अरमान के टाइट पैक एब्स उसे समझ ही नहीं आए थे। जल्दी ही आस्था ने अरमान के दिए हुए कपड़े पहन लिए। वो ड्रेस काफी महंगी और स्टाइलिश थी, लेकिन उसमें उसका हाथ पूरा ढका था और वो कुर्ता उसके घुटनों तक आ रहा था और उसके साथ एक ट्राउजर भी था। आस्था ने उसके मैचिंग दुपट्टे को अपने कंधे पर अच्छी तरह से फैला लिया और खुद को अच्छी तरह से संवारने के बाद उठ खड़ी हुई। तभी उसे लगा जैसे उसका सिर घूम रहा था। मेडिसिन और हेवी इंजेक्शन देने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल वो खुद को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खड़ा करने की और ज्यादा कुछ ना सोचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त डॉक्टर रश्मि कमरे में आई। डॉक्टर रश्मि के होंठ लाल और सूजे हुए थे। उसने खुद को थोड़े से मेकअप से कवर किया था। जैसे उसने आस्था को इस तरह से ड्रेसअप किया देखा, कुछ पल के लिए रश्मि उसकी खूबसूरती देखती रह गई थी और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाने लगी, अब समझ आया एक शादी न करने वाला इंसान क्यों शादी कर बैठा। इसकी खूबसूरती देखकर तो कोई भी अपना मन बदल लेगा और शायद इसीलिए उसने इस लड़की की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर इससे शादी की है। ये सोचती हुई रश्मि कुछ पल के लिए मुस्कुराने लगी। रश्मि को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर आस्था हैरानी से उसकी ओर शक भरी नजरों से देखकर बोली, आप कौन हैं और आप इस तरह से हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रही हैं? अब जैसे ही आस्था ने ये सवाल किया, रश्मि तुरंत आगे आई। अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहने लगी, हेलो मिसेस अरमान सिंघानिया, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि है। एक्चुअली मैंने ही आपका ट्रीटमेंट किया है। अब जैसे ही रश्मि ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आस्था ने तुरंत उसका हाथ थामकर उसे गले से लगा लिया और एक्साइटेड होते हुए बोली,
आप डॉक्टर हैं? रियली? आप जानती हैं हमें डॉक्टर लोग बहुत पसंद हैं और हमारा भी सपना है डॉक्टर बनने का। और आज आपको अपने सामने देखने के बाद हमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। रश्मि पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। और फिर आस्था की बातें सुनकर उसकी मुस्कुराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने वापस से आस्था को गले से लगा लिया। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या वाकई ये इतनी खतरनाक इंसान की बीवी है? आस्था के इतने मासूम सवालों को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। इनफैक्ट वो तो आस्था से काफी इम्प्रेस हुई थी। लेकिन जब आस्था को इस बात का एहसास हुआ कि थोड़ी देर पहले एक्साइटमेंट में उसने डॉक्टर रश्मि को गले से लगा लिया है, तो वो जल्दी से उससे दूर हो गई। आस्था ने अपने बालों को अपने चेहरे से पीछे किया और जल्दी से बोली, वो आई एम सॉरी डॉक्टर, एक्चुअली मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने जब आपको देखा तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। रश्मि ने प्यार से आस्था के गालों को छू लिया और बोली, डोंट वरी मिसेस सिंघानिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत जल्द एक परफेक्ट डॉक्टर बनेंगी। रश्मि की बात सुनकर आस्था का चेहरा उतर गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अब हम आपको क्या बताएं, हमारा तो सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। आस्था ये सोचकर अपने ही ख्यालों में गुम थी कि उसका डॉक्टर बनने का सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उसे ख्यालों में गुम देखकर रश्मि उसके सामने अपना हाथ लहराते हुए बोली, अरे कहाँ खो गई आप मिसेस सिंघानिया? बाहर अरमान आपका वेट कर रहे हैं। बार बार डॉक्टर रश्मि के मुंह से मिसेस सिंघानिया सुनकर आस्था को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने ख्यालों को झटकते हुए पोलाइटली कहा, डॉक्टर मैडम प्लीज, आप हमें मिसेस सिंघानिया नहीं बस आस्था कहकर बुलाइए, हमें अच्छा लगेगा। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, ओके मिसेस सिंघानिया। रश्मि के मुंह से एक बार फिर मिसेस सिंघानिया सुनकर आस्था मायूस होकर उसे देखने लगी। रश्मि आगे कुछ बोलती तभी अरमान वहां आया और आस्था को मुस्कुराते हुए डॉक्टर से बातें करते हुए देखकर सोचने लगा, ये लड़की मेरे सामने आते ही मैं करने लगती है और एकदम से बकरी बन जाती है, लेकिन दूसरों से कितने अच्छे से हंस हंस कर बातें करती है। रश्मि और आस्था का ध्यान अरमान की तरफ नहीं था, इसलिए अरमान ने खांसते हुए उनका ध्यान अपनी ओर खींचा और बोला, डॉक्टर रश्मि, तुम्हारी परमिशन हो तो मैं इन्हें घर ले जाऊं? रश्मि तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ गई और बोली, यस यस अरमान, तुम इन्हें ले जा सकते हो। डॉक्टर रश्मि को सीधे अरमान का नाम लेते देखकर आस्था कंफ्यूज्ड हो गई। आस्था के मन में कुछ सवाल घूमने लगे। उसे इस तरह से कहीं खोया हुआ देखकर अरमान ने जल्दी से कहा, मिसेस सिंघानिया, लगता है आपको हॉस्पिटल को ज्यादा ही पसंद आ गया है, शायद इसीलिए आप यहाँ से जाना नहीं चाहती हैं। अरमान की बात सुनकर आस्था हड़बड़ा गई। वो जल्दी से बोली, अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अरमान जी, हम चल रहे हैं। आस्था जल्दी से बाहर की तरफ निकलने लगी। अरमान भी वापस जाने के लिए निकल गया। रश्मि अरमान और आस्था को इस तरह साथ जाते देखकर मुस्कुरा उठी। अरमान आगे आगे चल रहा था और आस्था उसके पीछे चल रही थी। अचानक अरमान को लगा कि उसे आस्था के साथ चलना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। अरमान कॉरिडोर से होते हुए बाहर आ गया था। जब वो पीछे मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि आस्था अभी भी अस्पताल के अंदर थी। अरमान इरिटेट होकर बोला, ये लड़की इतनी स्लो क्यों है? इसके चक्कर में कहाँ फंस गया मैं? अरमान झल्लाते हुए एक बार फिर से हॉस्पिटल के अंदर आ गया और आस्था के ठीक सामने आकर गुस्से में बोला, लगता है तुम्हें धीरे चलने की आदत है, अब चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया और उसे लगभग खींचते हुए तेजी से अपने साथ लेकर जाने लगा। लेकिन आस्था अभी अभी बेड से उठी थी। अरमान के साथ तेजी से चलने की वजह से वो अपना बैलेंस पूरी तरह से खोती जा रही थी। अचानक थोड़ा सा आगे आते ही उसे लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं है। वो धीमी आवाज में बोली, अरमान जी रुकिए। लेकिन उसकी आवाज अरमान के कानों तक नहीं पहुंची और वो पूरी तरह से चक्कर खाकर अरमान की बाहों में ही झूल गई। अरमान ने कंफ्यूज होकर कहा, यह लड़की, क्या हुआ तुम्हें?
आर यू ओके? अरमान ने जल्दी से आस्था को गोद में उठा लिया और फिर से अंदर सीधे डॉक्टर रश्मि के पास आ गया। उसने डॉक्टर रश्मि को आवाज लगाई। डॉक्टर रश्मि जो उन्हें देख रही थी वो भी भागती हुई उसी रूम में गई। उसने आस्था को पानी पिलाया और उसे एक जगह बैठाकर शांत करने की कोशिश करने लगी। अरमान ने कंफ्यूज होकर रश्मि से पूछा, क्या हुआ इसे? अभी तो ये ठीक ठाक थी और अब अचानक से बेहोश कैसे हो गई? रश्मि ने बिना किसी भाव के अरमान की तरफ देखा और बोली, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है इसे? क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी बीमार इंसान को इतनी तेजी से पकड़कर लेकर नहीं जाया जाता है? तुम उसे आराम से भी तो अपने साथ लेकर जा सकते थे ना। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, अरमान शांत हो गया, लेकिन फिर वापस से अपना लहजा रूट करते हुए बोला, ठीक है, अब मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। आई थिंक अब तुम्हें अपने बाकी पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। अरमान की बातों से साफ था कि वो नहीं चाहता था कि रश्मि वहां रुके। अब रश्मि को आस्था के लिए बुरा फील होने लगा। वो धीमी आवाज में बोली, पुअर सिस्टर, तुम्हें भी क्या दुनिया में बस यही आदमी मिला था शादी करने के लिए? वो वहां से साइड हो गई। अब क्योंकि अरमान समझ चुका था कि उसके इस तरह से खींचकर ले जाने की वजह से आस्था बेहोश हो गई थी, तो फटाफट से उसने आस्था को गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ निकलने लगा। ये नजारा देखकर ना चाहते हुए भी एक बार फिर रश्मि के होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वहीं आस्था जो बेहोशी में थी, उसे ये सब अनकंफर्टेबल कर रहा था, लेकिन अरमान को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि इस वक्त एक जोड़ी आंखें गुस्से और नफरत से उसे घूर रही थी। कौन था वो आदमी जो आस्था पर नजर रखे हुए था? क्या वो अरमान का कोई दुश्मन था या उसका कोई अपना? क्या अरमान सच में आस्था की फिक्र करने लगा है या इसके पीछे उसका कोई मकसद है? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरी इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अरमान जैसे ही उन नजरों के सामने से गुजरा, वो आदमी जो अब तक एक वार्ड के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, वो अपनी आंखों में नफरत लिए सामने आ गया। तो यही है अरमान सिंघानिया की खूबसूरत बीवी, जिसे अरमान ने सबसे छुपा कर रखा है। ये वीर रायचंद था, जिसने पिछली रात गुस्से में खुद को जख्मी कर लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू माँ, आपने मुझे हाथों में पट्टी करने के लिए यहाँ भेजा, वरना मुझे मेरे दुश्मन की बीवी का दीदार करने का मौका ही नहीं मिलता। ये कहते हुए वीर अपने हाथ में बंधी पट्टी पर हाथ फेरने लगा। वो अभी अरमान की बाहों में पड़ी आस्था को देख रहा था। उसे देखते ही वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया था। वो नफरत से बोला, क्या किस्मत है इस इंसान की, दुनिया भर की दौलत है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं इसे, अब सबसे खूबसूरत औरत भी इसी के पास है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इससे इसकी सारी दौलत तो छीनूंगा ही, और साथ ही इसकी खूबसूरत बीवी को भी छीन लूंगा। आज आस्था को देखते हुए वीर रायचंद कुछ अलग ही प्लान बनाने लगा। नफरत और मुस्कुराहट की मिलावट अपने चेहरे पर लिए वो अरमान के पीछे निकल गया। वहीं दूसरी ओर अरमान ने आस्था को बड़े ही आराम से पीछे वाली सीट पर बैठा दिया और खुद उसके बराबर में आकर बैठ गया। फिर ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर ले चलो। आस्था पहले से अब काफी हद तक ठीक थी, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। वो अरमान की ओर तिरछी नजर से देखते हुए सोच रही थी, क्या मुझे इस खड़ूस से पूछना चाहिए कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था? नहीं, अगर मैं इससे कुछ भी सवाल करूंगी तो पक्का ये मुझे कुछ ना कुछ उल्टा जवाब ही देगा। इससे अच्छा है कि मैं घर जाकर ध्रुव जी से पूछ लूंगी, या आकाश भैया, सुमित भैया से पूछ सकती हूँ। ये सोचते हुए वो एक बार फिर अपने कान्हा जी को याद करने लगी।
गाड़ी में बैठने के बाद अरमान अपना फोन निकालकर अपनी मीटिंग्स की टाइमिंग चेक करने लगा, क्योंकि उसने अपनी मीटिंग्स की टाइमिंग रात के 2 बजे के बाद रखने को कहा था। अरमान मन ही मन बोला, इस लड़की को घर छोड़कर मुझे अपने फार्म हाउस जाना होगा। अरमान ये सोचते हुए ड्राइवर की ओर देखकर बोला, गाड़ी तेज चलाओ। आज अरमान को अपने कुछ स्पेशल लोगों से फार्म हाउस मिलने जाना था। अरमान सिंघानिया ने अपना फार्म हाउस शहर से काफी दूर बिल्कुल सुनसान जगह पर बनवाया था, जो बड़ा ही खूबसूरत था। वहां पर अरमान सिंघानिया के अलावा सिर्फ उसके दोस्त और भाई ही आ सकते थे। इसके अलावा किसी को भी उस अनजान जगह के बारे में दूर दूर तक पता नहीं था। अब जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, आस्था जो कि बेख्याली से बैठी हुई थी, अचानक से उसका सिर आगे वाली सीट पर लग गया। आउच! आह! अरमान को लगा कि शायद आस्था की तबीयत फिर खराब न हो जाए, इसीलिए उसने आस्था के कंधों को पकड़कर उसका सिर उठा लिया। आस्था अपना सिर मसल रही थी। अरमान ने सख्त आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जैसे ही अरमान ने सख्त आवाज में ये पूछा, आस्था उसे गुस्से से घूरने लगी। कहीं ना कहीं अरमान की वजह से ही उसे चोट लगी थी। उसने अरमान को कोई जवाब नहीं दिया। आस्था से कोई जवाब नहीं मिलने पर अरमान और भी ज्यादा इरिटेट हो गया और गुस्से में बोला, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? मैंने पूछा तुम ठीक हो? अभी भी आस्था चुप थी, क्योंकि उसका अरमान से बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो अरमान से कोई भी बात करे, इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन जब 2 बार पूछने पर भी आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया तो अरमान चिढ़ गया, क्योंकि उसे इस तरह से किसी के नखरे उठाने की आदत नहीं थी। उल्टा उसके एक हुक्म पर सारे काम चुटकियों में हो जाते थे, इसीलिए उसे आस्था भी उसकी एक सर्वेंट ही लगती थी। तो उसका मानना था कि उसे उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अब अचानक अरमान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आस्था खुद को संभाल नहीं पाई और वो सीधा अरमान के सीने से जा लगी। कुछ पल के लिए अरमान आस्था को घूरता रहा। आस्था को इस वक्त काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि अरमान बार बार उसके हाथ के उसी जगह पर कसकर पकड़ रहा था। तो एक हल्की सी आह उसके होठों से निकल गई। अब जैसे ही अरमान के ड्राइवर को पीछे से आस्था की हल्की सी चीख की आवाज आई, वो घबरा गया। उसका दिल किया कि एक बार पीछे देखे कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके बॉस कार में फर्स्ट टाइम इस तरह से अकेली लड़की के साथ थे। जल्दी से उसने हिम्मत करके पीछे के व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, तो उसे 2 जलती हुई आंखें दिखाई दी। अब तो उस ड्राइवर का गला पूरी तरह से सूखने लगा और अचानक से उस ड्राइवर ने बीच रोड पर थोड़ा सा साइड करके गाड़ी रोक दी और कांपते हुए होठों से कहने लगा, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर उसने गाड़ी की चाबी कार में ही लगी रहने दी और गेट खोलकर वहां से भाग गया। अरमान उस ड्राइवर को इस तरह से भागता हुआ देखकर एक सरकास्टिक स्माइल करने लगा। वहीं आस्था, जो कि दर्द में थी, अचानक से गाड़ी रुकने पर और साथ ही ड्राइवर के इस तरह से बोलने पर पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसने हैरानी से कहा, ये ड्राइवर बीच सड़क पर गाड़ी छोड़कर कहाँ जा रहा है? अभी उस ड्राइवर को गए हुए 1 मिनट ही हुए थे कि तभी अरमान के गार्ड्स वाली गाड़ी में से एक गार्ड वहां आया और सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर इन्फॉर्मेशन देते हुए बोला, बॉस, उस ड्राइवर को सीधा फार्म हाउस भेज दिया गया है। अरमान के चेहरे पर बस हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और फिर से आस्था की ओर देखने लगा। वहीं आस्था तो अभी तक इसी कंफ्यूजन में थी कि अचानक ये सब हुआ क्या। वो अपना दिमाग दौड़ाने लगी। इस आदमी ने क्या कहा कि उस ड्राइवर को फार्म हाउस भेज दिया गया है, और इतनी जल्दी इन लोगों ने उस ड्राइवर को पकड़ क्यों लिया? आखिरकार ड्राइवर ने गलती क्या कर दी? आस्था अभी तक इस सोच में गुम थी। वहीं अरमान को अभी भी उस ड्राइवर का मिरर से आस्था को देखने की कोशिश करना याद आ रहा था और अपने आप ही उसकी मुट्ठी आस्था के हाथों पर कस दी जा रही थी। वो इस वक्त गुस्से में उस ड्राइवर को याद कर रहा था, लेकिन असल में
वो आस्था को चोट पहुंचा रहा था और उसे इसका ख्याल भी नहीं था। अब जब आस्था का दर्द हद के पार हो गया तो उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गालों से होते हुए अरमान की वाइट शर्ट को भिगोने लगे। अपनी शर्ट को भीगते हुए महसूस कर अरमान को एहसास हुआ कि वो अनजाने में आस्था को हर्ट कर रहा था। एक ही झटके में उसने आस्था को अपने आप से दूर कर दिया और खुद सीधा होकर बैठ गया। वहीं आस्था के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द पड़ गया था, क्योंकि एक तो उसी हाथ में उसे नीडल लगी थी और उसी हाथ को अरमान ने काफी तेजी से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दर्द महसूस कर रही थी। आस्था को इस तरह से रोता हुआ देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए। वो गुस्से से बोला, बंद करो अपना रोना धोना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ये बेकार की ट्रिक्स प्ले करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब घर पहुंचने से पहले ऐसी बन जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, समझी? अरमान की इस धमकी का क्या असर होगा आस्था पर? क्या दादाजी को आज हुए इंसिडेंट के बारे में पता नहीं चलेगा? और वीर रायचंद की आस्था पर गलत नजर आस्था और अरमान की जिंदगी में क्या तूफान लाएगी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। आस्था और अरमान सिंघानिया मैंशन से बस कुछ ही दूर थे और आस्था रो रही थी। ये देखकर अरमान ने उसे धमकाते हुए कहा, याद रखना, तुम्हारे आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। अरमान को यही लग रहा था कि अगर दादाजी या किसी और ने आस्था को रोते हुए देख लिया तो आस्था पक्का अपने आंसुओं के जाल में उन्हें फंसाकर कोई नया तमाशा स्टार्ट करेगी, जो वो होने नहीं देना चाहता था। अरमान की बात सुनकर आस्था ने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन अब वो सुबकने लगी थी। अरमान इरिटेशन के साथ आगे बोला, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश मत करना। आस्था ने एक छोटी बच्ची की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसने कोई